Hello everyone, I'm again here with your chapter Matters in Our Surrounding. तो मैटर्स इन अवर सराउंडिंग में हमने चीजें पढ़ ली हैं। वो है कि मैटर क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। उसके बाद हम उसके स्टेट्स पढ़ रहे थे। स्टेट्स में भी हमने सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमारे लास्ट जो स्टेट बचती है दैट इज गैसियस स्टेट। हमने मेनली 3 स्टेट्स पढ़ी हैं कि जो नॉर्मली होता है, वो नॉर्मली जो मैटर के स्टेट्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड और लिक्विड तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट थे गैसेस स्टेट पे। तो गैसेस स्टेट क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता है कि हाँ भाई गैस होगी उसमें, पर उसको डिटेल में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इसमें हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? बहुत बार तुम मेले में गए हो या बहुत जगह पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही सिलेंडर होता है और जो बलून भरने वाला होता है उसमें गैस भरता जाता है। एक सिलेंडर में इतनी गैस होती है। ठीक है, Inquire from him how the balloon is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in cylinder. अगर तुम अभी तो चलो बाहर नहीं जा रहे हैं ड्यू टू पैंडेमिक, बट अगर इन फ्यूचर कभी जाओ या फिर कभी किसी से पूछना जो वो उसमें गैस भर रहे होते हैं, उससे वो कितने बलून्स भर लेते हैं और उसमें कौन सी गैस होती है। मैं आपको बता देती हूँ, उसमें हीलियम गैस होती है। हीलियम गैस क्यों होती है बलून्स के लिए? क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस होती है और वो जो गैस भर रहे होते हैं उसमें बलून्स ऊपर उड़ जाते हैं, है ना। उसका इतना हल्का वो गैस होता है, इतना ज्यादा हल्का वो गैस होता है कि वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो बलून्स में जो भरते हैं हम नॉर्मली, वो हीलियम गैस होती है। ठीक है, अच्छा, उस गैस सिलेंडर के अंदर सोचो कि गैस कितना कंप्रेस करके डाला होगा कि उस एक छोटे से सिलेंडर से बहुत सारे बलून्स भर लेते हैं वो लोग, उसमें गैस भर लेते हैं। ठीक है, तो गैस की यही प्रॉपर्टी होती है मेनली कि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, जिसे बहुत ही ज्यादा कंप्रेस मतलब दबा करके इकट्ठा किया जा सकता है गैस को। ठीक है, अब इसमें एक एक्टिविटी करते हैं पहले तो हम, उसके बाद गैसेस स्टेट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसका ना तो कोई शेप होता है, ना कोई वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, और कुछ भी ऐसा वेल डिफाइंड नहीं होता है गैस का। ठीक है, ना तो आप इसकी वॉल्यूम बता पाओगे, हाँ भाई एक लीटर के गैस में उसमें रखोगे आप बर्तन में तो 1 ही लीटर होगा, नहीं। आप पूरे कमरे में भी देखो तो गैस अगर थोड़ी सी भी होगी तो पूरे ही कमरे में फैल जाती है। जैसे बाई चांस अगर हमारा गैस खुला रह जाता है तो थोड़ा सा ही गैस लीक होता है, लेकिन हमें दूर दूर तक पता चल जाता है। मतलब उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मतलब जितना स्पेस उसको लेना होता है, जितना वो फैल सकता है उतना फैल जाता है। तो ना तो उसका शेप वेल डिफाइंड होता है, ना ही उसकी वॉल्यूम वेल डिफाइंड होती है। ठीक है, जैसा कि हम लिक्विड और सॉलिड में देख रहे थे कि लिक्विड और सॉलिड दोनों में वॉल्यूम जो था वो वेल डिफाइंड था, बट इसमें ना तो शेप वेल डिफाइंड होता है, ना वॉल्यूम, ना बाउंड्रीज, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो यू कैन आस्क। चलो, इसमें एक्टिविटी हम एक देखते हैं। आपको क्या करना है इसमें, टेक 300 ml syringe एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक एज शोन इन योर फिगर। जो आपका एनसीईआरटी की बुक है उसमें 5th पेज नंबर है मेरा, उसमें है। तो सिरिंज आप जानते होंगे, सिरिंज जिसे हमें इंजेक्शन लगता है, दिस इज सिरिंज। ये सिरिंज देखा होगा बहुत से लोगों ने। तो इस सिरिंज को आपको लेना है, 3 सिरिंजेस लेने हैं। ठीक है, 3 सिरिंजेस, सपोज आप इसको मान लो कि सिरिंज है तो 3 हो गई इसमें। तो 3 सिरिंजेस लेने हैं। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। जो उसका पिस्टन होगा ना, पीछे वाला जो खींचने वाला था, जिसे हम पानी खींचते हैं या फिर जो भी दवाई खींचते हैं, भरते हैं। ठीक है, ये वाली चीज, ये ऊपर जो है ना इसका पिस्टन है, तो पिस्टन आपको तीनों में से हटा देना है। ठीक है, देन लीव 1 सिरिंज अनटच्ड। एक सिरिंज को आप ऐसे ही रख दो। ठीक है, फिल वाटर इन द सेकंड। दूसरे में आपको वाटर भरना है, तीसरे में आपको चौक भरनी है। चौक जो जिससे हम लिखते हैं वो चौक भरना है। ठीक है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। अब जो आपने एक में लिक्विड भरा था, दूसरे में आपने क्या भरा है, चौक भरा है, तीसरा ऐसे खाली है। अब आपको पिस्टन डालना है, लिक्विड वाले में भी नीचे से आपको कॉक बंद कर देना। हाँ, ये जो चीज होगी ना आपकी, ये वाली चीज नीचे कॉक बंद है, इसको ओपन नहीं रखना है आपको। ठीक है, फिर आपको स्मूथली आपको उसमें पिस्टन इंसर्ट करना है। अगर स्मूथ नहीं हो पाता है जाने के लिए, नहीं जा पाता है अंदर पिस्टन आराम से, तो उसमें वैसलीन का आप यूज कर सकते हैं ताकि वो इजीली अंदर जाए।
आप ट्राई करिए उसको कंप्रेस करने को। उन तीनों सिरिंज में से कौन सा ज्यादा अंदर चला जाएगा। वैसे तो अगर नहीं होता तो मैं आपको एक्टिविटी देती करने को, लेकिन सिरिंजेस अगर आप कर पाए इसको अरेंज, तो आप जरूर कीजिए इस एक्टिविटी को घर पे। बहुत ही नॉर्मल सी एक्टिविटी है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इस उसमें मैं आपको बता देती हूँ इसका रिजल्ट। वैसे तो आपको खुद करना भी चाहिए इसको। जो आपका सॉलिड वाला होगा ना, जिसमें चौक भरा होगा, उसको आप कम कंप्रेस कर पाओगे। लिक्विड वाला होगा उसको थोड़ा सा ज्यादा कर पाओगे। जो गैस बिल्कुल खाली है उसको तो आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर पाओगे। ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ स्पेस इन बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड के अंदर जो होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, तो वो खुद ही स्पेस नहीं होता तो उसको क्या दबाओगे। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फिर भी स्पेस होता तो उसको थोड़ा दबा सकते हो। गैस में तो बहुत स्पेस होता है, बहुत ज्यादा, तो उसको और ज्यादा दबा सकते हो। ओके। We have observed that gases are highly compressible. Compressible मतलब दबा सकते हैं, बहुत ज्यादा हद तक हम दबा सकते हैं। ठीक है। As compared to solid and liquid. Solid और liquid के कंपैरिजन में आप गैस को बहुत ज्यादा दबा सकते हैं। इसलिए सिलेंडर में हमारे घरों में गैस भर भर के आता है और वो महीनों चलता है। ओके। The liquefied petroleum gas is LPG. ठीक है। Cylinder that we get in our homes for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed natural gas. जो हम अपने घरों में गैस यूज करते हैं उसको एलपीजी गैस बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है। और जो हम अपने जैसे किसी भी उसमें हॉस्पिटल्स में जब हम सिलेंडर से सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन के, तो वो कंप्रेस्ड गैस होते हैं। सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। इज यूज फॉर एज फ्यूल इन दीज डेज इन व्हीकल्स। सीएनजी की गाड़ियां होती हैं और यहाँ तो बहुत ज्यादा ही चलती हैं, तो सीएनजी की गाड़ियां होती हैं। इसके बारे में ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा ना जानता हो कि सीएनजी सिलेंडर के ऊपर गाड़ियां चलती हैं। तो वो हमारा एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है। एज अ फ्यूल, जैसे हम पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल, वैसे हमारा सीएनजी यूज हो रहा है। सीएनजी, एलपीजी एंड सीएनजी। ठीक है। दो गैसेस का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। Due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed large volume into a small cylinder and transported easily. देखो, क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है भाई। एलपीजी या कोई भी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, तो उसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस करके बड़े से सिलेंडर में भर के और घरों में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। जो कि 700-800 रुपए सिलेंडर है आजकल। तो उससे हमारा खाना बनता है और वो महीनों चलता है। ठीक है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसमें कितनी गैस भर भर के लाके हमें वो सिलेंडर दिया। भाई सिलेंडर तो इतना ही दिख रहा है ना, ज्यादा बड़ा तो सिलेंडर होता ही नहीं है। तो उसमें गैस किस हद तक कंप्रेस करके भर रखी है कि हम उसे यूज कर पाते हैं इतने दिनों तक। ठीक है। जस्ट इमेजिन। तो हम इसीलिए गैस को बहुत ही कंप्रेस करके हम ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है। कैन बी कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर्स एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। ट्रांसपोर्टेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। गैस को वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हम किचन में क्या बन रहा है बिना घुसे बता सकते हैं। मैगी बन रही होगी तो दूर से पड़ोसी के घर में बैठे हो तब भी हम बता देंगे कि हमारे घर में मैगी बन रही है। कैसे? तो ये कैसे होता है? ठीक है। By the smell that reaches our nostrils. जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, इसमें उसकी स्मेल आ जाती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि किचन में क्या पक रहा है। ठीक है। How does this smell reaches us? हमारे पास ये कैसे पहुंचता है? The particles of these aroma of food mixes with particles of air spread from the kitchen, reaches us and even farther away. जो ये पूरी हवा है ना, ये हवा के पार्टिकल्स में घुल जाता है और वो हवा क्या है, मूविंग है बहुत ज्यादा। तो हम जहां बैठे होते हैं वहां तक मूव करके आ जाती है और हमारे से भी दूर दूर तक मूव करके चली जाती है और उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि क्या पक रहा है। ठीक है। Due to high speed of particles and large space between them, gas show the property of diffusing very fast into other gases. डिफ्यूजन क्या होता है? एक दूसरे का मिक्स होना। हमने डिफ्यूजन पढ़ रखा है। तो गैस में क्या बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो बहुत ही जल्दी दूसरे गैसेस में घुलता है। आप अपने एटमॉस्फेयर को ही ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पता नहीं क्या क्या घुले हुए हैं सब। ठीक है।
In the gaseous state, the particles moves about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the wall of the container. The pressure exerted by gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the wall container. देखो सिलेंडर फटते हुए तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बहुत ही कॉमन सी घटना है जो सब बच्चों ने सुना ही होगा कि हाँ भाई सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फट गया। क्या होता है कि जब उसको बहुत ज्यादा हीट मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि भाई उसके पार्टिकल्स, जो एक तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूविंग होंगे, गैस में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स दूर दूर है तो बहुत ज्यादा मूविंग होंगे, तो जब वो मूव करेंगे ना तो अगर बहुत ज्यादा हीट हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो हीट के कारण वो जो कंटेनर होगा उसके वॉल्स पे बहुत प्रेशर लगाएंगे और अगर वो कंटेनर नहीं सह पाया तो सिलेंडर फट जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो गैस होते हैं वो क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी भी कंटेनर के वॉल पे। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 6 पे, 4 क्वेश्चंस है, यू हैव टू डू दैट ऑल। ठीक, तो हमारे तीनों स्टेट जो है वो कवर अप हो चुके हैं, दैट वाज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लो ना वाटर का। वाटर आप उसको आइस भी बना सकते हो, आइस क्यूब्स के उसमें भी यूज करते हो, उसके बाद उसका वाटर भी बन जाता है। वाटर को अगर आप गर्म करो तो गैस बन जाता है ना, स्टीम उसकी भाप बन जाती है ना। दैट मीन्स ऑब्वियसली मैटर अपना स्टेट चेंज करता ही है। ठीक है, वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, आइस। ठीक है, सॉलिड में सॉलिड अगर सॉलिड के रूप में होता है तो एज आइस, लिक्विड में है तो फैमिलियर वियर वाटर होता है, और गैस अगर है तो वाटर वेपर्स। ठीक है, वेपर मतलब वाष्प, भाप। ओके, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? जब ये चेंज इन स्टेट्स होते हैं तो उस मैटर के अंदर क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है भी। व्हाट हैपेंस टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस? वी नीड आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन जो स्टेट्स चेंज होती है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, कैसे चेंज होता है ये स्टेट, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी पहले तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हम देखेंगे कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके बेसिस पे कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते हैं। ऑब्वियसली ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, जैसे हम आइस को वाटर को कहाँ रखते हैं, फ्रिज में, यानी कूलिंग में रख रहे हैं ना, और जैसे हम बाहर निकालते हैं तो रूम टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है, और जैसे ही हम गैस पे रखते हैं तो उड़ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर मैटर्स ना, टेम्परेचर मैटर कर रहा है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है और जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे स्टेट भी चेंज होगी। ठीक है, अब take about 150 gram of ice in a beaker, ice लेनी ice cubes, and suspend a laboratory thermometer so that the bulb is in contact with the ice. देखो ये आपके बुक में है, ये आपको जो दिख रहा है इसमें आपको आइस क्यूब्स लेनी है, इसके अंदर बर्नर है नीचे, ठीक है, थर्मामीटर है जिससे हम टेम्परेचर करेंगे, और ये स्टैंड है जो पूरा होल्ड करता है। ठीक है, ये हम लैब में जाएंगे तो इसको हम देखेंगे। देन स्कूल्स वर ओपन, विल ओपन, सॉरी। ठीक है, तो ये इस टाइप का हमारा होगा। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। उस बीकर को जिसमें आपने आइस रखी हुई है उसको लो फ्लेम पे उसको हीट करना चालू करो। लो फ्लेम पे, ज्यादा मत करना, फट जाए पता चले। ठीक है, लो फ्लेम पे। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जब जैसी वो आइस मेल्ट करना स्टार्ट करेगा ना, उस टाइम का टेम्परेचर आप चेक करना कि क्या हुआ। टेम्परेचर हमने थर्मामीटर डाल रखा है टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो उस टाइम का टेम्परेचर हम देखेंगे कि क्या हुआ। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। इसको आपको सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो पूरा ऑब्जर्व करना है आपको। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट व्हाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब उसको पूरा ऐसे करके वो रख देंगे कांच की उसमें
स्टेयर करने के लिए रख देंगे। कांच का क्यों लेते हैं हम चीजें, ये मैं सब बता चुकी हूँ आपको कि क्यों हम कांच यूज करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो कीप अ केयरफुल आई ऑन थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। जब आपका पानी भाप बनने लगता है तो आपको ऑब्जर्व करना है कि उस टाइम पे टेम्परेचर क्या हुआ। कहाँ चेक करना है, जब उसने पिघलना चालू किया। कहाँ चेक करना है, जब उसने भाप बनना चालू किया, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट टू द गैसेज स्टेट, ठीक है। अब ये सारे ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड करेंगे उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लैब में तो अभी है नहीं कि हम कर पाए इन चीजों को, ठीक है। On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particle increases. Kinetic energy मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, जो particles move होते हैं, है ना, उसमें जो एनर्जी लगती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। जैसे हम हीट देना चालू करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब मूव करने वाली जो एनर्जी है वो और बढ़ेगी ना, ऑब्वियस ही बात है। उबलने लगता है पानी, उसके पार्टिकल्स, है ना, ये सारी चीजें हम जानते हैं। द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पानी को उबाल के देखो तो उसके कैसे पार्टिकल्स उबलने लगते हैं, एकदम वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो उसके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, और वो वाइब्रेट करने लगते हैं, मतलब अपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। देखो सबसे पहले तो आइस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड स्टेट होगा, ठीक है। उसमें हम हीट देते गए तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर होते जाएंगे ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना। तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम करता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना, तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने लगेगा, दूर फेंकने लगेगा, ठीक है। द पार्टिकल्स लीव्स देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और भी हम फ्रीली उड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे हीट उनको, आप अपने आप को ही लगा लो ना, आपको गर्मी लगती है तो इधर उधर घूमने लगते हो, भाई कहीं से ठंड ला के दो, पंखे के नीचे बैठो, कहीं बैठो, है ना। तो ऐसे पार्टिकल्स का भी हाल होता है। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्ट टू द लिक्विड। एक स्टेज ऐसा होता है कि सॉलिड से वो लिक्विड में पूरा चेंज हो चुका होता है, मतलब आइस क्यूब्स जो होंगी वो पूरी की पूरी आपके पानी बन चुकी होती हैं, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये जो पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए एकदम। क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे वो मेल्ट होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 343 होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर अभी बना हुआ है एटमॉस्फेयर में एज इट इज, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हमने गैस डाल के उसका प्रेशर बढ़ाया है या प्रेशर कम किया, कुछ नहीं। जैसा है नॉर्मल एटमॉस्फेयर हमारा, वैसा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। वो वेल डिफाइंड ही होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में अब और भी पढ़ा भी होगा आपने वैसे तो। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो कैन आस्क। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट ही बताएगा ना कि हाँ भाई उनके पार्टिकल्स के बीच में कितनी स्ट्रेंथ है। ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, कम स्ट्रेंथ होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। डिपेंड्स ना, लोहा पिघलाने में हमें एनर्जी ज्यादा लगती है बर्फ पिघलाने से। बर्फ हम जल्दी पिघला लेंगे और लोहा पिघलाने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इट डिपेंड्स, है ना, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हुआ है। अभी हम सिर्फ पानी डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पानी के केसेस में ही ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। होने को तो हम गोल्ड को भी लिक्विफाई करते हैं, तो उन सबका भी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। उसको शेप देते हैं ना, गोल्ड को पिघला के फिर उसको शेप दिया तांबे में मिला के, है ना। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन। केल्विन और डिग्री सेल्सियस दो हमारे टेम्परेचर मापने की यूनिट होती है, ठीक है। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। केल्विन इज देन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर
एक ऐसा यूनिट है जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बताते हैं ना, वैसे ही केल्विन भी होता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, 0.16 केल्विन होता है, पर ऑन एन एवरेज हम 273 केल्विन लेते हैं। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल to change the temperature on the Kelvin scale to the Celsius scale. You have to subtract 273 from given temperature, and to convert a temperature on a Celsius scale to Kelvin scale you have to add 273 टू द गिवन टेम्परेचर। ये जो मैंने लाइन बोली ये आपके बुक नंबर 7 पे एज इट इज लिखी हुई है। जब आपको 0 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना होगा तो आप 273 को ऐड कर देंगे उसमें, और अगर आपको टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल, अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो आपको यू हैव टू ऐड 273, और अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो यू हैव टू माइनस 273। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से इस चीज को सुन लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। सेल्सियस केस में सेल्सियस में आपको चेंज करना है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273, और अगर केल्विन में चेंज करना है तो यू विल हैव टू ऐड 273। ऑब्वियसली ना 0 डिग्री सेल्सियस में 273 होता है, तो इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। ठीक है, when a solid melts its temperature remain the same, so where does the heat energy go? आप जब ऑब्जर्व करेंगे ना तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है ना तो उसका टेम्परेचर वैसा ही रह रहा है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना चालू करेगा तो पूरा जब तक वो पिघलना जाए तब तक टेम्परेचर उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन हम तो हीट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर कहां जा रहा है? उसका टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है? उसका टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो सॉलिड स्टेट है उसके जो पार्टिकल्स है उनको ब्रेक करने में वो एनर्जी चली जाएगी। इस वजह से उसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat of the beaker, that is we continuously supply heat. ठीक है, तो वो हीट कहाँ जाती है? वो हीट जाती है उस पार्टिकल्स को ब्रेक करने में। ठीक है, सॉलिड वाले पार्टिकल को ब्रेक करके उसको लिक्विफाई करने में, या लिक्विड वाले पार्टिकल को ब्रेक करके उसको गैस में करने में। मतलब कि ये जो एनर्जी होती है हमें दिखती नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाती नहीं है, तो लेकिन एनर्जी तो हमारी जा रही है। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, LATENT, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट या हिडन हीट, हिडन हीट, लेटेंट हीट, कुछ भी आप इस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at the melting point is known as latent heat of fusion. वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पर्टिकुलर आपका मैंने डेफिनेशन बोला लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। लेटेंट हीट हिडन हीट होती है, जो कि किसी भी मैटर का जो स्टेट चेंज होता है उसमें उस स्टेट को चेंज करने में जाती है। ठीक है, hope it is clear. So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. मतलब particles in water को एनर्जी ज्यादा होगी as compared to the same temperature in gaseous state, ice, है ना? चलो, now when we supply heat energy to water, particles start moving even faster. जब हम हीट करेंगे वाटर पार्टिकल्स में तो at a certain temperature a point is reached when the particles have enough energy to break free from forces of attraction of each other. At this temperature the liquid state changes into gas. अब लिक्विड है हमारे पास, सॉलिड से लिक्विड आ गया, हमारा आइस से लिक्विड बन चुका है वो। अब लिक्विड को जैसे हम गर्म करेंगे तो उसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे ना उसको हीट जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएंगे तो वो टूट जाएगा, भाप बनने लगेगा। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वो ब्रेक होके बॉइल होने लगा, गैस बनने लगी, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लीज आप इसको
ध्यान से सुनिए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब बहुत एक साथ जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ही तो ब्रेक करता है ना बॉइलिंग। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन्स इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। बहुत सारे बल्क में होते हैं पार्टिकल्स जो एनर्जी को लेते हैं और ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है, तभी वो भाप बनने लगता है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। If you are able to see, it is here. I'm not able to show you, I think. देखो यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। 273 तो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें 100 प्लस और ऐड कर देंगे तो 373 ही हो जाएगा ना, है ना। अभी मैंने बताया ना आपको कि अगर डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, एज इट इज। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसको 273 में ऐड कर दो, दैट विल बी 373, ठीक है, केल्विन में, और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या था वाटर का, मेल्टिंग पॉइंट वॉज 273, बॉइलिंग केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस हुआ उसका मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373 केल्विन। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब कहां आ गए हम, वेपराइजेशन पे। तो वेपराइजेशन में क्या होता है, उसमें भी लेटेंट हीट लगेगी ना, लिक्विड से वेपर बनेगा तो लिक्विड बन गया, लिक्विड से जैसे वो भाप बनने लगेगा तो उसमें भी तो एनर्जी जा रही है, जा रही है, जा रही है। उस टाइम तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता रहेगा जब तक कि वो भाप ना बन जाए, ठीक है। तो वो भी लेटेंट हीट ही है ना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज तो हो ही नहीं रहा, यानी कि उसकी एनर्जी कहां जा रही है, पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, ओके। तो उसको भी लेटेंट हीट ही बोलेंगे। Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, have more energy than water at the same temperature. भाई वाटर के पास सेम टेम्परेचर से इन कंपैरिजन, मतलब डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हमने फ्यूजन का आपको लेटेंट हीट डिफाइन किया था कि जो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, वैसे लिक्विड से गैस में जाने का सेम फिनोमिना है ना। लेटेंट हीट तो उसमें भी लगेगी ना, हिडन हीट तो है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सीधा उसका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी हमारी कहां जा रही है, स्टेट चेंज करने में, ओके। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्ट्रीम हैव एब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, ओके। अब आपका सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है, लिक्विड से गैस में जाता है जब हम हीट करते हैं तो, और जैसे हम गैसेस स्टेट को कूल करते हैं, मतलब कि कूलिंग करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड बनता जाएगा, और जैसे लिक्विड को कूल करेंगे जो कि हम फ्रिज में रख देते हैं फ्रीजर में, तो वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। ये तीनों स्टेट आपके वाइस वर्सा जो है दैट आर ऑल्सो डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे तो स्टेट चेंज होगा ही होगा, मतलब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो ना। अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना है, लिक्विड से गैस बनाना है, तो टेम्परेचर आप हाई कर रहे हो, है ना। और अगर गैस से लिक्विड बनाना है, लिक्विड से सॉलिड बनाना है, तो आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, चेंजिंग टेम्परेचर ना। We have learned that substance around us changes states from liquid and from liquid to gas on application of heat, but there are some that change directly to solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. अब भाई देखो, अब हम अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया था कि हाँ भाई जो चेंज इन स्टेट हो रहा है वो यही हो रहा है कि हाँ भाई टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो भाई लिक्विड में चला जा रहा है, लिक्विड से गैस में चला जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधा आपका सॉलिड से गैस बन जाते हैं, जैसे कपूर, कैंपर जो हम पूजा करते हैं, वो सॉलिड होता है ना। देखो आप जला के उसको, पूजा घर में जाना, सबके यहाँ कपूर होता है, उसको जला के देखना, वो लिक्विड नहीं बनता है, सीधा गैस बन जाता है, ठीक है। तो
इसके लिए आपको एक पूरा एक्टिविटी दे रखी है पेज नंबर 8 पे, उसको भी आप देख सकते हो। जो सॉलिड से सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। SUBLIMATION, सब्लिमेशन। बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है ये चीज कि सॉलिड से लिक्विड ना बनके, लिक्विड से गैस ना बनके सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है कैंपर कपूर। कैंपर मतलब कपूर, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, वाइस वर्सा को अब डिपोजिशन भी बोलने लग गए हैं। जैसे सॉलिड से गैस में सीधा चेंज हो रहा है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से सॉलिड अगर जाएगा तो उसको पहले सब्लिमेशन नहीं बोलते थे, बट अब डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा पूरा जो हमने चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट क्या था सॉलिड से लिक्विड बनने में, लिक्विड से गैस बनने में, ये हमने सब कुछ पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो कवर करेंगे वो हम करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है जो स्टेट्स होते हैं उनको चेंज करने में। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा कि जब हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे चीजों को, जैसे हम पानी उबालते हैं, उबाल के गर्म करके आप छोड़ दो, उसकी भाप निकल रही है तो उसको ढक दो, प्रेशर पड़ा ना उस पर। प्रेशर जैसे ही पड़ता है तो उसके वाटर वेपर जो होते हैं उस पर थाली पे जमा होने लगते हैं और लिक्विफाई होने लगते हैं, फिर से वो पानी बनने लगता है। तो प्रेशर का ये इफेक्ट हुआ, ठीक है। मतलब गैस को वो लिक्विड बनाता है, लिक्विड को फिर से और प्रेशर डालोगे तो आप सॉलिड भी बना देगा वो, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी आज के लिए बहुत हो गया ये। इवापोरेशन है हमारा, वो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक, इवापोरेशन विल बी लास्ट टॉपिक फॉर अस, ठीक है। तो वी विल कवर इट ऑल इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।